फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। तो आज हम प्रेजेंट है क्लास 11th के एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है आयनिक त्रिज्या। और इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आपका आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। आज हम इन दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक आयनन ऊर्जा पर और एक आयनिक त्रिज्या पर। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया था कि जो तत्वों के भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति है, ठीक, वो कौन कौन सी थी। परमाणु त्रिज्या, ठीक, आयनिक त्रिज्या, उसके बाद आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, और फिर था विद्युत ऋणात्मकता। तो ये जो 5 टॉपिक था उसमें आपको बताए थे। एक टॉपिक हम लोग परमाणु त्रिज्या पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या और आयनन ऊर्जा। ठीक, तो चलिए चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का अगला टॉपिक है परमाणु त्रिज्या के बाद का, जिसका नाम है आयनिक त्रिज्या। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब क्या है आयनिक त्रिज्या? देखिए, आयनिक त्रिज्या क्या होती है। जैसे चलिए हम आपको पहले बताए तो ये नाभिक है। मान लीजिए सोडियम का परमाणु बना है, ठीक, सोडियम का परमाणु मॉडल है। सोडियम में 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका मतलब है कि 11 प्रोटॉन है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक, तो ये क्या नाभिक, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8। ठीक, और 8 और 2 10, तो बाहर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, धन आवेश या धनायन। वो क्या बन जाएगा? धन आयन बन जाएगा। ठीक, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो सोडियम परमाणु के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक, ग्रहण करेगा तो क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और इसमें 2 आ जाएगा। अब 2 आने से थोड़ा सा रिपल्सन होने लगेगा, थोड़ा ये दूर भागेगा। तो ठीक है, थोड़ा ये क्या होगा? दूर भागेगा। होगा क्या? अब देखिए, ये जो नाभिक है, तो नाभिक से बाहरी कोश के बीच का जो दूरी है, नाभिक से बाहरी वाले कोश के बीच का दूरी है, कब? आयन में, आयनों में। ठीक, धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस आता है, इसको ऋण आयन कहते हैं या ऋणायन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ऋण आयन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उसको धन आयन कहेंगे। ठीक, बात समझ में आ गया? अब सुनिए ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो प्रोटॉन होगा ये ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो ये थोड़ा तेजी से खींचेगा। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो तेजी से खींचेगा, तो यहाँ पर इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएगा, तो यहाँ पर साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पर साइज कम होगा और यहाँ पर साइज ज्यादा होगा। ठीक, सुनिए, तो यहाँ तो जो साइज में डिफरेंस, जो साइज यहाँ पर कम हो रहा है और यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है, तो उसी को हम देखेंगे कि जो बाहरी वाला कोश है वो नाभिक से कितना दूर है। साइज छोटा होने के बाद नाभिक का बाहरी कोश से कितना दूरी है, और साइज बढ़ने के बाद नाभिक का बाह्यतम कोश से कितना दूरी है। ठीक, तो वो जो दूरी है, आयनों का जो डिस्टेंस है नाभिक से, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। ठीक, फिर देख लेते हैं, किसी आयन में नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक, किसी आयन में
चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो निगेटिव आयन हो, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक, जो आयनिक त्रिज्या होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है बात, आयनिक त्रिज्या को हम किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ठीक, चलिए इतना लिखिए, तो फिर इसको इरेज कर रहे हैं और फिर आगे चलते हैं हम अपना। देखिए अगर मान लीजिए कोई परमाणु है एक्स, एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, ठीक, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक प्लस चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता तो दो प्लस आता, तीन बाहर जाता तो तीन प्लस आता। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब अगला सुनिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये जो एक्स है, ठीक, इस एक्स में से अब अगर क्या किया जा रहा है, जैसे पहले क्या किए, एक्स में से एक निकला तो एक प्लस, अब मान लीजिए इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो अगर देंगे तो इसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग होगा तो प्लस आएगा और इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। जैसे कि आप एग्जांपल भी देखते हैं NaCl वाला, Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए Na प्लस होता है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसलिए Cl पे माइनस होता है, और ये दोनों ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब सुनिए बात ध्यान से, ये जो प्लस है, ठीक, इस प्लस को हम क्या कहते हैं, इस प्लस को हम कहते हैं धनायन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटायन। ये जो माइनस है इसको हिंदी में कहते हैं ऋणायन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एनायन। अब एक बात बताइए, अगर हम तीन चीज लिखें, ये एक एटम है या इसको कह दे परमाणु, तो अब किसका साइज बड़ा होगा। देखिए यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज आया है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, नाभिक अब उतने तेजी से नहीं पकड़ पाएगा। जैसे नाभिक देखिए, जैसे 11 प्रोटॉन था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा था, ठीक, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो अब यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितना बढ़िया से ये 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा उतना बढ़िया से 12 इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगेगा, दूर भागेंगे सब। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन आया, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा, दूर भागने लगेंगे सब। ठीक, अब जब दूर भागेंगे तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एनायन है, एनायन का साइज क्या होता है, मतलब जो ऋण आयन है, ऋणायन का जो आयनिक त्रिज्या होगा वो बड़ा होगा। ठीक, अच्छा ये X है, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये तो और छोटा हो जाएगा। पहले मतलब अगर हम तीन में कंपेयर करें, ऋणायन फिर परमाणु, ठीक, और परमाणु, और सबसे छोटा जो आयनिक त्रिज्या होगा वो होगा धनायन का। तो भाई देखो, क्योंकि धनायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब यहाँ पर जैसे देखिए X के पास सपोज कर लीजिए 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक, X माइनस आया, माइनस मतलब 11 प्रोटॉन है लेकिन अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर आकर्षण उतना बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा साइज लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, साइज लूज होगा और आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी। यहाँ पर अब अगर प्लस वाला रहे यही, तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, 11 प्रोटॉन में 11 इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस 10 इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, 11 प्रोटॉन पहले 11 इलेक्ट्रॉन पकड़ा था, अब 11 प्रोटॉन को केवल 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है तो और अच्छे से पकड़ेगा, उसका साइज और छोटा कर देगा, तो साइज सबसे छोटा इसका होगा। ठीक, इसके बाद इसका थोड़ा बड़ा होगा, इसका थोड़ा बड़ा होगा, इसका सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऋणायन का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद परमाणु का साइज होता है, और सबसे छोटा जो साइज होगा वो किसका होगा, धनायन का होगा। ठीक, बात समझ में आ गया। सॉरी, मतलब आयनिक त्रिज्या जो होगी, आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होगी ऋणायन की, उसके बाद होगी परमाणु की, और उसके बाद होगी धनायन की। तो धनायन की आयनिक त्रिज्या सबसे कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्रोटॉन और तेजी से उसको खींचेगा, जितना ज्यादा तेज खींचेगा उसका साइज उतना कम हो जाएगा। ठीक है, साइज जितना कम आयनिक त्रिज्या उतना कम। बात समझ में आ गया। तो ये आप लोग ये बात नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको, ये बना लीजिएगा। ठीक, ऋणायन मतलब एनायन
सबसे बड़ा होगा एनायन, उसके बाद होगा एटम और उसके बाद होगा कैटायन। ठीक, ये जो है इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैसे करेंगे, तो हम अपने अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक, मतलब कुछ क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम, यहाँ पर Mg+, यहाँ पे Mg2+। इसमें बताइए साइज किसका बड़ा होगा। अब प्लस है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक, नाभिक उतना तेजी से खींचेगा और साइज उतना ज्यादा कम हो जाएगा। साइज जितना ज्यादा कम होगा, ठीक है, उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा कम होगी। तो सबसे बड़ा तो मैग्नीशियम होगा। एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, साइज थोड़ा छोटा होगा। ठीक, तो Mg+, फिर Mg2+, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, नाभिक नाभिक और तेजी से खींचेगा तो यहाँ पर 2+ हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा सबसे बड़ा होगा मैग्नीशियम, फिर Mg+, फिर Mg2+। बात समझ में आ गया। अब इसमें देखिए O2- और O-, इसमें कौन बड़ा है। यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पर सॉरी 2 माइनस है। 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन गया है, रिपल्सन बढ़ा होगा, रिपल्सन बढ़ेगा साइज बढ़ जाएगा, तो इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज छोटा होगा। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है, देखिए इधर आप सीधा बता दीजिए, सबसे बड़ा होगा I, फिर उसके बाद I, इसके बाद I+, यहीं से है। ठीक है, इसको बताइए Mn2+, इसके बाद Mn4+, इसके बाद Mn6+। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, देखिए धनावेश जितना ज्यादा होगा, ठीक, परमाणु त्रिज्या उतनी ज्यादा, परमाणु की जो त्रिज्या होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी। ठीक, या सॉरी आयनिक त्रिज्या बोल देते हैं, आयनिक त्रिज्या उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी। ठीक, धनावेश बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऋणावेश अगर बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, ये नोट भी कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया। तो धनावेश जैसे जैसे बढ़ेगा आयनिक त्रिज्या कम होगी, क्यों होगी, समझ में आ रहा है। और ऋणावेश जैसे जैसे बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, इतना नोट करिए। फिर हम एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए अभी तक हम देखे थे कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उसमें हम कैसे परमाणु त्रिज्या को लगाएंगे, उसके साइज के बढ़ते या घटते क्रम में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम माने समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्पीसीज जिसमें, या बोल दें, चलिए थ्योरी लिख दे रहे हैं, ऐसे परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान हो, किंतु नाभिकीय आवेश अलग अलग हो, नाभिकीय आवेश क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग हो। समझ में आ गया। अब ध्यान सुनिए, जैसे नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7। ठीक, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन 9, ठीक, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। ठीक, तो इसको हम कैसे देखते हैं, इसको हम देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब नाभिकीय आवेश को हम जेड दिखा दे रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे साइज कम होगा। तो साइज व्युत्क्रमानुपाती है नाभिकीय आवेश के। अब वैसे भी सोचिए, नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा, नाभिक और तेजी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उसका साइज क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 10, मतलब ये इसमें टोटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। 7 और 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 3 10, 8 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 2 10, 9 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, 9 1 10, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो 10, 12 में से 2 गया है, 13 में से 3 गया है। ठीक, तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन नाभिक की संख्या क्या है, अलग अलग है। अब हम इसको साइज में बताना होगा तो सबसे बड़ा कौन होगा, देखिए जेड जितना ज्यादा साइज उतना कम। ठीक, अगर जेड मतलब नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। मतलब सबसे कम साइज जिसका होगा
ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। मतलब सबसे छोटा साइज एल्युमिनियम होगा इसमें, और सबसे बड़ा साइज जो होगा वो सोडियम होगा। ठीक, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो सॉरी, जो इसका नाभिकीय आवेश है वो कम है, नाभिकीय आवेश कम है तो साइज ज्यादा होगा। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होगा उसमें आप कैसे देखेंगे? इस तरीके से, अगर नाभिकीय आवेश कम है तो साइज ज्यादा होगा, अगर नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो साइज कम होगा। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो साइन है इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। क्या है ये? व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब चलिए अगला। अच्छा, इसको आप लोग अपने से करिएगा, ये आप लोग के होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो एक टॉपिक है था परमाणु त्रिज्या, वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये सब जो टॉपिक है आयनन एंथैल्पी, ठीक है, या आप पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता, ये सब जो टॉपिक है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आप लोग इसे, या जो परमाणु त्रिज्या भी पीछे पढ़ चुके हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ठीक है, उन सबों में भी इनके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। चलिए देखिए, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, इसको इंग्लिश में भी आयनन एंथैल्पी ही कहते हैं। ठीक, आयनन एंथैल्पी क्या होता है? जैसे कोई गैसियस परमाणु है, ठीक है, तो गैसियस मॉलिक्यूल में से उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये नाभिक है, ठीक, नाभिक के बाहर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, अब ये जो नाभिक है, ठीक है, या इसमें से सॉरी, ये जो परमाणु है इसमें से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक, जो ऊर्जा, यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है, तो वो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको अनंत पर पहुंचाने के लिए, जैसे यही है, इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दीजिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, बहुत मतलब ये जो परमाणु है, परमाणु बहुत छोटा है, परमाणु बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक, अब उसमें से अगर 2 सेंटीमीटर के आसपास भी अगर जाता है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर भी अगर जाता है, तो वो जो डिस्टेंस है वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिट, अनंत पर है। ठीक, इन्फिनाइट पे है। और समझ में आ गया? तो ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको अनंत तक पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा है। और एक चीज और, ये गैसीय परमाणु में होगा, तो किसी विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए। ठीक, जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक, तो आप अगर किसी परमाणु को उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं उसी को क्या कहेंगे आप? आयनन एंथैल्पी। ठीक, या आयनन ऊर्जा। अब एक बात सुनिए, हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, तो आयनन एंथैल्पी ऊष्माशोषी होगा या ऊष्माक्षेपी होगा? ऊष्माशोषी होगा। ठीक, ये क्या होगा? ऊष्माशोषी। समझ में आ गया? मतलब ये एंडोथर्मिक होगा। ठीक, और एंडोथर्मिक जो होता है उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ये आप ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे, ये आप कहाँ पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे। ठीक, अभी जान लीजिए यहाँ पर जो डेल्टा एच है ये ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा देनी पड़ रही है, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? ऊष्मा देनी पड़ रही है, और इसका डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मात्रक, आयनन ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है? 96 किलो जूल प्रति मोल, ये होता है। ठीक है बात? तो पहला बात कि जो आयनन ऊर्जा है या आयनन एंथैल्पी है वो है क्या? तो किसी परमाणु से
उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है वही उस तत्व की क्या है, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी है। ठीक, अब देखते हैं क्रमिक आयनीकरण ऊर्जा क्या है, या इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, यदि कोई गैसीय परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए कोई गैसीय परमाणु X है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो X पे एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए इस X के पावर मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले चला गया था, अब और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अब इसके पास 2 प्लस आ गया। ठीक, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब यहाँ पर 2 प्लस पहले से था, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3 प्लस हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर 3 प्लस था, एक और इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो 4 प्लस हो गया। ठीक है, तो कहा क्या रहा है कि जब कोई गैसीय परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए 2 3 4 ऐसे तो होता है, तो उन्हें केवल एक के बाद एक हटाया जा सकता है। मतलब आप इलेक्ट्रॉन को पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, हाँ एक समय आएगा जब आप उसको नहीं निकाल पाएंगे, ये भी है। ठीक है, इन्हें कि निकालते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी जब आप देंगे तो एट लास्ट आते आते क्या होता है कि मतलब ये इतना छोटा होता जाएगा कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि उतना एनर्जी आप दे दें। ठीक है, समझ में आ गया। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो एक के बाद एक निकलेगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन फिर 2 फिर 3 ऐसे निकलेगा। आप चाहें कि इकट्ठा 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इकट्ठे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, यदि कोई गैसीय परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो उन्हें केवल एक के बाद एक हटाया जा सकता है, एक साथ नहीं हटा सकते। इसे ही क्रमिक आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड है, ये आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है। ठीक, नीचे वाला अरेंज करते रहे, जगह नहीं है। बात समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, हमको सबसे अधिक ऊर्जा किसमें देनी पड़ेगी, किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? इसमें से। पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ के रखा है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन गए हैं तो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो बहुत तेजी से पकड़ा है। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो 3 होगा। सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा होगा वो इसका होगा, इसके बाद दूसरे का होगा, और उसके बाद पहले का होगा। तो IE3 IE2 IE1। ठीक, एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉरी, ये नीचे आ नहीं रहा है, इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं। देखिए आप समझ गए, हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं इसको भी। देखिए तो सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा होगी वो तीसरे वाले की होगी, क्योंकि तीसरे में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ऊर्जा देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा होगा वो IE3 होगा, फिर दूसरे का, और फिर पहले का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। समझ में आ गया, आप इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं आयनन एंथैल्पी पर। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। मतलब आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा किस किस चीजों से बढ़ती है या कम होती है। तो सबसे पहले परमाणु का आकार, अगर देखिए बना रहे, ठीक है, अगर हम परमाणु का आकार बढ़ाते जाएंगे, ठीक, तो होगा क्या, ये जो नाभिक है इस पर सबसे अधिक आकर्षण बल लगा रहा होगा, इस पर थोड़ा कम लगा रहा होगा, इस पर थोड़ा और कम लगाएगा। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये नाभिक इसके ऊपर आकर्षण बल कम लगा रहा है। ठीक, आकर्षण बल कम लगा रहा है मतलब ज्यादा खिंचाव नहीं है इसमें। ठीक, तो सब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे वैसे वैसे आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, इससे आकर्षण क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर कम लगेगा। साइज के बढ़ने से आकर्षण कम लगेगा, अगर आकर्षण कम लगेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आकर्षण कम होगा, इसके वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब साइज बढ़ाएंगे आकर्षण कम होगा, अगर आकर्षण कम है, तेजी से नहीं पकड़ा है, ठीक है, लूजली पकड़ा है,
तो उससे क्या होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। क्यों आसान होगा? सॉरी, क्योंकि आकर्षण बल कम है और हम अगर आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो उतना नहीं देना पड़ेगा और आराम से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए साइज बढ़ रहा है, आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब हमको आयनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम साइज बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम क्या बढ़ाएं, साइज, ठीक है, आकार जो है परमाणु का वो व्युत्क्रमानुपाती है। किसके? जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो व्युत्क्रमानुपाती है परमाणु के आकार के। परमाणु का आकार बढ़ेगा, आकर्षण कम लगेगा, आकर्षण कम लगेगा तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा अगर परमाणु का आकार ज्यादा हुआ तो। ठीक है, अगर परमाणु का आकार ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। अगर परमाणु का आकार छोटा होगा तो अट्रैक्शन बहुत तेजी से लगेगा, ज्यादा तेजी से पकड़ा है तो उसको छुड़ाने में एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, बात पहला बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला, नाभिकीय आवेश। अच्छा देखिए, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होगा नाभिकीय आवेश, हाँ एक चीज और, इसके लिए नाभिकीय आवेश जब देखिएगा तो इसमें परमाणु का आकार साथ में लेके मत चलिएगा, एक टर्म देख रहे हैं तो बाकी सबको कांस्टेंट करके देखिएगा। ठीक, जैसे देखिए साइज सेम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में से, ठीक है, साइज सेम है। अगर साइज सेम है, इसमें नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ठीक है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो उससे होगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से पकड़ेगा। साइज सेम है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर और तेजी से अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और तेजी से अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो उसको छुड़ाने के लिए हमको और अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। तो सीधा हम कह सकते हैं, इसको हम जेड लिख दे रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी समानुपाती होता है जेड के। मतलब जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब आकर्षण बल बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो हमको छुड़ाने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक, ये तो बात समझ में आ गया। साइज बढ़ने पे आकर्षण कम हो रहा है तो छुड़ाने के लिए एनर्जी कम देना पड़ रहा है, साइज बढ़ने पे आकर्षण कम, एनर्जी भी कम। नाभिकीय आवेश बढ़ने पे आकर्षण बल ज्यादा, ठीक है, आकर्षण बल ज्यादा तो छुड़ाने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक, इसको आप कैसे लिखेंगे, परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा कम होती है तथा परमाणु का आकार कम होने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। अतः आयनन ऊर्जा परमाणु के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये किसका साइन है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी, अब देखिए नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, अर्थात आयनन ऊर्जा नाभिकीय आवेश के क्या है, समानुपाती है। जब दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं तब इस साइन को समानुपाती कहते हैं। ठीक है, और जब दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं तब इसी साइन को हम व्युत्क्रमानुपाती कह देते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, परिरक्षण प्रभाव। हम जब परमाणु त्रिज्या बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, फिर से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींचना चाह रहा है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको भगा दे रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसके लिए शील्ड का काम कर रहा है, इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन जब शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो नाभिक उसको तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है और साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर परिरक्षण प्रभाव कम है तो वहां पर साइज को क्या कर देता, नाभिक तेजी से खींचेगा और साइज को छोटा कर देगा, और साइज जब कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब नाभिक बहुत तेजी से उस पर आकर्षण बल लगाएगा, साइज छोटा कर देगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो परिरक्षण प्रभाव के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या है, साइज छोटा हो गया है, छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो नाभिक के पास है। ठीक है, नाभिक तेजी से उसको पकड़े हुए है, तेजी से पकड़े हुए तो जल्दी छुड़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, और छुड़ाएंगे भी तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो परिरक्षण प्रभाव अगर ज्यादा है, ठीक,
परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है किसी का, तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, मतलब कम, ठीक है। लेकिन अगर किसी का परीक्षण प्रभाव कम है, ठीक है, और किसी का शील्डिंग इफेक्ट, अगर कोई पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाला है, ठीक है, किसी का शील्डिंग इफेक्ट बहुत खराब है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अर्धभरित या पूर्ण भरित कक्षक, देखिए जैसे एस है, पी है, डी है, एफ है, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षा होती है, इसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी में 5 और अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 7। तो जो आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ कक्षक होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो वो अपना पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक। तो अगर आप अर्धभरित या पूर्ण भरित कक्षक को देखेंगे तो उसका भी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो अर्धभरित या पूर्ण भरित कक्षक का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। इसका भी आयनन ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि अपना जगह छोड़ेगा नहीं, ठीक है बात। चलिए परमाणु का साइज देख लिए, साइज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, ठीक, कम होगा, एनर्जी कम देना पड़ेगा, आराम से निकल जाएगा। और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जितना नाभिकीय आवेश बढ़ेगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो छुड़ाने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। परिरक्षण प्रभाव कम है तो आयनन ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो परीक्षण प्रभाव अगर कम है तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। अर्धभरित या पूर्ण भरित कक्षक है तो बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, और जो बहुत ज्यादा स्थायी होता है उसके लिए भी आयनन ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। अब उपकोष को देखते हैं, एस पी डी एफ। एस देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हम यहाँ वाला इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो एस है, एस पी डी एफ, ठीक, देखिए जो एस है, एस बहुत छोटा, ठीक है, एस में कम से कम केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तो ये एक ही है। पी में अधिक से अधिक 6 आते हैं, ठीक है, तो इसके लिए 2 सेल बनता है, 2, और इसके लिए 1 2 3 4, मतलब ऐसे सेल, नंबर ऑफ सेल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए एस चूंकि नाभिक के सबसे करीब है तो यहाँ पर आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा होगा, ठीक। एक्स एस जो उपकोष है या एस ब्लॉक है वो नाभिक के एकदम पास है, तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। आकर्षण बल ज्यादा है, आकर्षण बल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक। तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा एस की होगी, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द आयनन एंथैल्पी, ठीक। पहला था परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है। नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल, और ये ब्लॉक, ठीक। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले, सॉरी मतलब इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए इतना नोट करिए आप लोग जल्दी से, अपने आयनन एंथैल्पी के क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए हम आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम बाएं से दाएं जाए तो होगा क्या, देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं वैसे वैसे नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल भी बढ़ेगा। आकर्षण बल के बढ़ने से क्या होगा, जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ेगा वैसे वैसे हमको उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। लिख सकते हैं क्या होगा, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 सेल,
तो इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम लगाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, आकर्षण कम लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये बढ़ रही हैं, ठीक। अब इसके वजह से क्या होगा, अगर आकर्षण कम लग रहा है, ठीक है, आकर्षण कम लग रहा है तो बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो हम एक बात यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर बाएं से दाएं जाए, तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। और ऊपर से नीचे जाए तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, घटती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है नंबर ऑफ सेल का बढ़ जाना, मतलब सेल कोश की संख्या का बढ़ना। और इसका क्या कारण है, इसका कारण है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, ठीक है बात। चलिए, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल बात, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो ग्रुप है उस मतलब जो पीरियड है, जो आवर्त है, आवर्त और ग्रुप में थोड़ा अलग अलग भी बात कर लेते हैं। इतना नोट करिए आप लोग, ठीक। हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं आवर्त का। हम आवर्त फर्स्ट को देखते हैं, हाइड्रोजन, फिर इधर हीलियम। हाइड्रोजन का बनाएंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ठीक है, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ये 1s है, ये भी s है, ये 1s1 है, ये 1s2 है। तो अब देखिए यहाँ पर एक तो s है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, ठीक। इतना ज्यादा आकर्षण बल है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, हीलियम का जो आयनन ऊर्जा होगा वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, ठीक है भी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। चलिए, तो ये फर्स्ट वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं आवर्त 2 को, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 3 4 5 6 7 8 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s1। बेरिलियम का करेंगे तो 1s2 2s2। बोरॉन को करेंगे तो 1s2 2s2 2p1, ठीक। बोरॉन का हो गया p1, इसका आएगा p2 p3 p4 p5 p6, ठीक। बारी 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए। इसका आया है s1, इसका आया है s2, इसका आया है p1, ठीक। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़े हैं तो पिछले लेक्चर को देखिए, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की का वीडियो है, वहां से आप लोग देखिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यहाँ पर p में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर p में 4 है, p में 5 है, p में 6 है। अब एक बात देखिए, हम आपको एक बात बताए थे जब हम अभी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि जो हाफ फील्ड या जो अर्धभरित या पूर्ण भरित होंगे उनका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा, उनका आयनन ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए, हमको तो ये लग रहा था कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा बढ़ता है, तो ये होगा, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ठीक। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 2 है, ये फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो इसका आयनन ऊर्जा इससे ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है, ठीक।
इसका आयनन ऊर्जा इससे ज्यादा होगा तो लिथियम, ठीक, लिथियम से ज्यादा जो आयनन ऊर्जा है वो है बेरिलियम, और इससे ज्यादा है, ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है, बेरिलियम और फिर ये बोरॉन फिर बेरिलियम, सॉरी, लिथियम बेरिलियम, सॉरी लिथियम बोरॉन बेरिलियम, ठीक। इसके बाद कार्बन है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हाफ, ये फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड है, ये 3 है, और यहाँ पर ये 4 है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वाला जो होगा इसका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा इसके मुकाबले, ठीक है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा किसका है आयनन ऊर्जा? नाइट्रोजन का। आपको यही 2 जगह बस देखना है, बोरॉन बेरिलियम में और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, बाकी सब सेम है, मतलब फ्लोरीन फिर नियॉन, ठीक। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमको बोला था कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1:2:2 तो फुलफिल होगा ही ना, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इसके मुकाबले संभव नहीं है, ठीक। तो आपको केवल ये 2 में देखना है, बेरिलियम बोरॉन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आवर्त 3 का, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, ये सबसे ऊपर है, ये 1s वाला भी है, तो हम बताए थे कि s की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है, और s में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण बल होगा, तो सबसे अधिक जो आयनन ऊर्जा होता है वो हीलियम का होता है, ठीक है। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होता है? हीलियम का होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अगर आपसे ऑप्शनल में पूछ ले कि सबसे अधिक जो आयनन ऊर्जा होगा वो किसका होगा, तो किसका होता है? हीलियम का। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लास्ट आवर्त का। है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ता है, तो हमको लगता है ये होगा। चेक कर लेते हैं, 11, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 करेंगे तो कितना आएगा? 1s2, 2s2, 2p, 1s2s2, 2p6, 3s1। इसका आएगा s1, इसका s2, ठीक है, 3s2, फिर 3p1, मतलब यहां से p वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया s1, s2, p1, p2, p3, p4, p5, p6। अब देखिए यहाँ पर तो ठीक है, इसका आयनन ऊर्जा, सोडियम का आयनन ऊर्जा कम होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, ठीक है, फिर एल्युमिनियम का होगा, फिर सिलिकॉन का होगा, फिर अब देखिए यहाँ पर फास्फोरस पे 3 है और सल्फर पे 4 है, तो ये अर्धभरित है। अर्धभरित का जो आयनन ऊर्जा होता है या पूर्ण भरित का आयनन ऊर्जा होता है वो ज्यादा होता है, ठीक। तो ये p4 मतलब s पहले आ जाएगा, इसके बाद p जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन जो है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है वो इसी तरीके से दिया जाता है कि आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है। तो पूरा थ्योरेटिकली पोर्शन पर ही डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है। जो लॉजिकल क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा सोचिएगा, समझ के करिएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये आवर्त का था, ठीक। इसको जल्दी से नोट करिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से नोट करिए, इसको अब ग्रुप पे आएंगे। देखते हैं, अभी तक हमने देखा था कि आवर्त में अगर हम जाते हैं तो क्या होता है बाएं से दाएं, उसका कुछ एक्सेप्शन भी देखें। अब हम देखते हैं कि अगर ग्रुप में है, ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। देखिए जो पहला ग्रुप है वो है हमारा लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंसियम नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। चलिए आगे देखिए, ली ना करे रब से फरियाद, है ना, निमोनिक भी है इसका। तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, डाउन ग्रुप आते हैं, तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो होगा क्या, साइज बढ़ने से आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। तो ठीक है, सब ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा लिथियम की होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की और सीजियम की।
तो सबसे कम जो आयनन ऊर्जा होती है वो सीजियम की होती है। इसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम आयनन ऊर्जा, सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होता है? सीजियम का होता है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ग्रुप फर्स्ट। अब ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13। ठीक, इसमें क्या है? इसमें देखिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। ठीक, ये सब है। तो इसमें क्या होता है? देखिए हम अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक, अगर हम ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आते समय होता क्या है? हमको पता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है, इसकी वजह से आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम हो जाती है। हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक, अगर हम यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयनन ऊर्जा यहाँ पर अजीब सा सीक्वेंस फॉलो होता है। देखिए सबसे अधिक जो आयनन ऊर्जा होती है वो बोरॉन की होती है। ठीक, सबसे अधिक जो आयनन ऊर्जा होगी ऊपर से नीचे आते समय वो किसकी होगी? बोरॉन की होगी। इसके बाद आपका होगा टेल्यूरियम का। ठीक, बात समझ में आ रहा है? इसके बाद किसका होगा? टेल्यूरियम का। इसके बाद होगा आपका गैलियम का। इसके बाद किसका होगा? गैलियम का। ठीक, ऊपर से नीचे आते समय। इसके बाद होगा एल्यूमिनियम का। और सबसे जो कम आयनन ऊर्जा होगी वो होगी इंडियम की। ठीक, अब देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप 13 में ऊपर से नीचे आते समय एक अजीब सा सीक्वेंस फॉलो होता है। सबसे अधिक जो आयनन ऊर्जा होती है ग्रुप 13 में वो बोरॉन की होती है, और सबसे कम जो आयनन ऊर्जा होती है वो इंडियम की होती है। ठीक, इसको बात समझ में आ गया? ठीक, इसको आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, 1 5 3 2 4। ठीक है, 15 32 4, 15 32 4 ऐसे याद कर लीजिए, 15 32 4। ठीक, 15 32 4 ऐसे याद कर लीजिए, तो ये ध्यान में रहेगा। ये हमारा था बात ग्रुप 13 का। ठीक है, अच्छा इसको आप लोग नोट करिए फट से। अब हम चलते हैं अपने ग्रुप नंबर 14 की ओर, थोड़ा जल्दी करिए। हम अपना लास्ट देख लेते हैं जो है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, लेड, काशी गए संत प्रभु। ठीक, तो ऊपर से नीचे आते समय हमको लगता है कि परमाणु क्रमांक सॉरी जो आयनन ऊर्जा है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक, तो कम होगी तो सबसे अधिक कार्बन का होगा, इसके बाद सिलिकॉन का, इसके बाद जर्मेनियम का। ठीक, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एंटीमनी और लेड में लेड का जो आयनन ऊर्जा है वो ज्यादा हो जाता है और एंटीमनी का कम होता है। ये होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक, इसको भी आप लोग याद करिएगा। बस समझ में आ गया? चलिए तो हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है, देखिए आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएं और ऊपर से नीचे जाएं तो होता क्या है? बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा घटती है। अगर अच्छा अब इसका धातु से क्या है? देखिए धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो अगर आयनन ऊर्जा बढ़ रहा है तो इधर जाते समय धातु वाला कैरेक्टर बढ़ेगा? नहीं। ठीक है, ऊपर से नीचे आते समय धात्विक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आयनन ऊर्जा कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग आराम से हो जा रहा है। आयनन ऊर्जा कम है, इलेक्ट्रॉन आराम से त्याग दे रहे हैं, मतलब धात्विक गुण बढ़ रहा है। आयनन ऊर्जा अगर कम है, इलेक्ट्रॉन अगर आराम से त्याग दे रहे हैं, तो इसका मतलब धात्विक गुण ज्यादा है। और यहां पर आयनन ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब इधर अधात्विक गुण बढ़ रहा है। अधात्विक गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, जो धातु होते हैं है ना, वो ऑक्साइड बनाते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक,
जो धातु अपना ऑक्साइड बनाते हैं, जो मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये धात्विक गुण बढ़ रहा है, और ये इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो जो क्षार की प्रकृति होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी ऊपर से नीचे आते समय। ठीक, अगर क्षार की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो अम्लता क्या हो जाएगी, अम्ल की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। और उधर अधात्विक गुण बढ़ रहा है, तो अधात्विक गुण बढ़ता है तो उसका जो ऑक्साइड है, ये क्षार बना रहा है तो वो अम्ल अम्ल बनाएगा, तो ऊपर अम्ल वाला बढ़ता है और क्षार का जो प्रवृत्ति है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो ये आप बात याद रखेगा कि ये आयनन ऊर्जा बढ़ने वाला है और ये आयनन ऊर्जा कम होने वाला है। ठीक, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग घर पे लगाइएगा। चलिए, तो अब ये आप लोग का काम है, ये SW है आप लोग का, इसको आप लोग करिए। जब आप लेक्चर को अच्छे से अटेंड किए होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। जैसे देखिए क्या बोला है, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम को धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में लगाएं, अभी बताएं। ठीक, SiO2, P4O10, SO3, Cl2O7 में ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम लगाएं। ठीक, मतलब अम्लीय गुण को, मतलब कौन ज्यादा अम्लीय है कौन कम अम्लीय है, तो ऐसे लगाना है। ठीक है, ठीक, या तो बढ़ते या तो घटते क्रम में लगा दीजिएगा। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के IE1 व IE2 की तुलना करें। ठीक, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का कंपेयर करना है कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा है और किसका आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक था आयनन ऊर्जा वाला वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, इसमें जहां पर भी आप लोग को कोई समस्या होती है, क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन करिए, प्रयास करिए। अगर नहीं आते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता। हम एक ही लेक्चर में वो दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर 3 है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।